बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है केमिस्ट्री के हवाले से, वो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 9th का चैप्टर, सेकंड जो चैप्टर है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, उसका आगाज़ करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने इनके ऊपर कौन कौन से काम किए, आपके बुक के हवाले से भी, और कुछ इस हम की बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। तो इंशाल्लाह जिस किस्म की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो इंशाल्लाह आप इसको आसानी से पिक कर सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के मुतालिक जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले मैटर की जो कंपोजिशन है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही मुख्तलिफ हिस्ट्रीज़ के अंदर, और काफ़ी सारी सेंचुरीज़ के अंदर ये मसला चलता रहा कि मैटर असल में बना किस चीज़ से है। तो सबसे पहले तो ग्रीक्स ने इनके ऊपर काम किया, और ग्रीक्स में जो फेमस साइंटिस्ट हैं मोस्टली हमारे पास वो थे जी डेमोक्राइटस ने तकरीबन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 473-60 BC के आसपास इसने जी मैटर की कंपोजिशन के बारे में हमें बताया, और उसने कहा कि मैटर जो है ना वो इंतहाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम डेमोक्राइटस ने एटम रखा। एटम डियर स्टूडेंट्स हमारे पास असल में एक ग्रीक वर्ड एटमास से डेराइव्ड है, और इसका मतलब होता है इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। मॉडर्न रिसर्च में तो आप इसको डिवाइड कर चुके हैं कि हम देखते हैं कि जी इसको फर्दर तकसीम किया जा सकता है, और एटम के अंदर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हमें मिलते हैं। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने कहा कि एटम जो है ना फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। डेमोक्राइटस के बाद डियर्स हमारे पास जो पहला साइंटिस्ट है आपकी बुक के मुताबिक वो हमारे पास आ जाते हैं डाल्टन। तो डाल्टन जी हमारे पास एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, और उन्होंने हमारे पास मैटर की कंपोजिशन के हवाले से और फेमस उसकी जो पास्टुलेट्स हैं उसकी थ्योरी के वो हमें बताएं, और इनकी पास्टुलेट्स और इनकी थ्योरी की वजह से ही उस टाइम के जो फेमस लॉज थे, सच इज़ ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना इसको दुनिया से ख़त्म किया जा सकता है, उसको ये थ्योरीज काफ़ी बेहतर एक्सप्लेन कर सकी। और नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि किसी भी मालिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होने चाहिए, और जो उसकी मखसूस खासियत है, यानी दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो H2O की जो फार्मूला है उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, के मालिक्यूल की जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये डाल्टन की थ्योरी मोस्टली ऐसे लॉज को एक्सप्लेन करने में उन्होंने हमें हेल्प किया है। हम उसके पास्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि वो कौन कौन से इनके पास्टुलेट्स थे जो आपके 9th की बुक के मुताबिक हैं। तो उसने हमें 6 के आसपास थ्योरीज उसकी जो है कि उसने कहा कि एटम जो है डियर हमारे पास मैटर जो है ना, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर किस चीज़ से कंपोज है? एटमों से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, के मैटर जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसका वो हमारे पास एटम्स कहलाता है, जैसे डेमोक्राइटस ने हमें बताया। उसके मुताबिक नेक्स्ट जो उसका पास्टुलेट्स है वो कहते हैं कि एटम इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल, कि एटम जो है ना डियर हमारे पास इनडिविजिबल पार्टिकल है। बता चुका हूँ इनडिविजिबल कहते हैं कि जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, यानी इससे मज़ीद छोटी चीज़ें नहीं हैं, आम अल्फाज में आप इसको ऐसे कह सकते हैं। उसके मुताबिक नंबर 3 जो उसका पास्टुलेट्स हमें बुक में मिलता है वो कहते हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि एक ही एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबके एक जैसे होते हैं। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंटेन, जो एटम्स होते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके सेम मासेस होते हैं। मैं पूरे थ्योरीज को नहीं लिख पा रहा टाइम की शॉर्टिंग की वजह से, ये ऑलरेडी आपकी बुक में
लिखे हुए हैं, तो मैं उसके चीता चीता जो मेन पॉइंट्स है वो बोर्ड पर आपको दिखा रहा हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे क्या मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कि जितने भी एक ही एलिमेंट आप जानते हैं कि हम अगर इसको आप ऐसे समझे कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। इसका आप आसान से ये मतलब भी निकाल सकते हैं कि जैसे आपका अगर घर है तो उसमें आपके ही अफराद होंगे ना, तो इसी तरह अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उसके अंदर एटम भी हाइड्रोजनों के ही होंगे। यानी आप इसको ऐसे समझे कि हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, यानी एलिमेंट को आप प्लूरल कंसीडर कर लें और एटम को अगर सिंगल कंसीडर करें तो एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। और उसने कहा कि इसके तमाम के मासेस भी एक जैसे होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसे होती है। इसके अलावा जो सेकंड पोस्टुलेट, चौथा जो पोस्टुलेट है इसका, वो हमें ये बताता है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो ज़ाहिर बात है उनके एटमों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी ज़ाहिर बातें चेंज होंगे। ज़ाहिर बात है दूसरे का घर होगा तो उसके अफराद भी उसी के होंगे, और अगर एलिमेंट दूसरा होगा तो ज़ाहिर बात है उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज ही होंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास उसने एक पाँचवा जो उसका पोस्टुलेट्स आता है कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड को देखें तो हमेशा उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है और एटम्स हमेशा होल नंबर्स में रिएक्ट करते हैं। क्या मतलब इसमें समझ के कि ए कंपाउंड इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड एटम्स कंबाइंड इन अ मॉलिक्यूल इन ए होल नंबर रेशियो। क्या मतलब होता है इसका कि हमेशा जब भी एटम रिएक्ट करेगा तो एटम आधा रिएक्ट नहीं करता, 2 यानी फ्रैक्शंस भी रिएक्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप H2O की एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब आप आपस में मिलते हैं तो आपको पता है जी हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बनता है। और इस H2O में जब भी आप देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन यानी 3 एटम आपस में हिस्सा ले रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, तो यानी पूरे के पूरे एटम हिस्सा लेता है। आधा 1/2 या 4/3 इस किस्म की फ्रैक्शंस आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। एटम जब भी रिएक्ट करेंगे वो होल नंबर्स में रिएक्ट करेंगे। होल नंबर्स आप जानते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 वगैरह 0 से स्टार्ट लेके ये हमारे पास होल नंबर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी तरह इंडिविजुअल पार्टिकल्स इसके जो फाइनल जो पॉइंट है वो हमारे पास कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें एटम्स हिस्सा ले रहे होते हैं। व्हेन केमिकल रिएक्शंस आकर एटम्स टेक पार्ट इन दीज रिएक्शंस। मॉडर्न रिसर्च तो हमें आपको ये बताती है कि जब भी एटम्स किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो या उसके इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं या गेन कहते हैं या शेयर करते हैं, लेकिन इसने कहा कि एज ए होल सारा का सारा एटम ही केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। तो ये कुछ कंट्रडिक्शंस थे मॉडर्न रिसर्च की इन पुरानी थ्योरीज के ऊपर। इसी वजह से तो ये 1 by 1 चेंज होते रहे और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते गए और उनके ऊपर फर्दर काम करते गए। डाल्टन के बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट आता है, आपके बुक में शायद है या नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी बता दूँ, वो हमारे पास आ जाता है प्लम साइंटिस्ट। और उसने एक फेमस जो हमारे पास जो उसका लॉ है वो है प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम ने डियर स्टूडेंट्स हमारे एटम्स के बारे में कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन दी। आपको शॉर्ट में बताता चलूँ कि वो कहता है कि एटम इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर विच इज़ कंटेन पॉजिटिवली चार्ज। यानी एटम्स एक स्फेयर की शक्ल में आपको मिलेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दीज पॉजिटिव चार्जेस। कि इलेक्ट्रॉन जो है ना इन्हीं जो स्फेयर है उसके अंदर एम्बेडेड हैं यानी लगे हुए हैं, और ये जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी एटम के ऊपर एटम एज ए होल जो है ना वो न्यूट्रल होता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उसने आपको ये प्लम पुडिंग मॉडल, ये ऐसा मॉडल है जैसे आपने बर्थडे केक्स देखे हों और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के हम गार्निशेस करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चॉकलेट्स वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसके ऊपर हम डालते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह का हम मॉडल पेश कर रहा है। और ये मॉडल भी जी हमारे पास काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। तो इसी के ऊपर भी फर्दर काम करने के लिए हमारे पास रदरफोर्ड आए कि यार ये मॉडल कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे एम्बेडेड हुए पड़े हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, इसको फर्दर समझने के लिए
तो रदरफोर्ड हमारे पास आए। रदरफोर्ड जो हमारे पास उसका एक फेमस लॉ है, मोस्टली इसके ऊपर पेपर्स के अंदर, ख़ासकर इसके जो लॉ है वो मोस्टली अक्सर पेपर्स के अंदर आता रहता है जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और मोस्टली जो इसके ड्रॉबैक्स हैं इसके ऊपर तो लाजमी तौर पर